दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि इब्न अब्बास ने प्रोफेसर पर तनकीद की थी और ये अखबार में भी शाया हुई थी, जिससे सऊदी हुकूमत और ख़ास तौर पर शाह फैसल को बहुत शर्मिंदगी हुई थी। जिसके बाद शाह फैसल के हुक्म पर उन अखबारात की सारी कॉपियाँ ज़ाया कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों, ये कॉपियाँ, ये दस्तावेज ज़ाया करके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि इब्न अब्बास के आर्टिकल पूरी दुनिया में फैल चुके थे। अगले दिन मिस्री अखबार ने इस खबर को मिर्च मसाले लगाकर छापा। इसकी वजह यह थी कि मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर तो पहले से ही सऊदी कौम को पिछड़े वर्ग की कौम समझता था। तो इस आर्टिकल के बाद सऊदी उलेमा और बादशाहत का मजाक उड़ाने का आसान मौका उसके हाथ आ गया था। यही वजह है दोस्तों कि इब्न अब्बास का यह आर्टिकल शाह फैसल के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बना। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इब्न अब्बास ने अपने इस नज़रिए को कुछ वक्त बाद बदल भी लिया था। 1985 में इब्न अब्बास ने मान लिया कि ज़मीन ही सूरज के चारों ओर घूमती है। अब हुआ यूँ था कि मौजूदा शाह सुलेमान का बेटा प्रिंस सुल्तान 1985 में अमेरिका स्पेस शटल डिस्कवरी में बैठकर खला की सैर को गया था। वो पहला अरब था जिसने खला का सफ़र किया था। उसके तकरीबन एक हफ्ते तक खला की सैर की और जब वो ज़मीन पर वापस उतरा तो उसने इब्न अब्बास से खुसूसी मुलाकात की और उसने इब्न अब्बास से कहा कि मैं खुद खला में जाकर अपनी आंखों से वो लाइन देखी है जो दिन और रात को अलग करती होती है और ज़मीन उस दौरान घूम रही होती है। शहजादे की गवाही थी या कुछ और बात थी, लेकिन दोस्तों इस मुलाकात के बाद इब्न अब्बास ने यकीन कर ही लिया कि ज़मीन घूमती है। दोस्तों, ये तस्लीम करने वाला वाक़या तो बात का है। शाह फैसल की ज़िंदगी इब्न अब्बास का सख्त रवैया बरकरार था और सऊदी उलेमा कदम कदम पर शाह फैसल की मॉडर्न रिफॉर्म के रास्ते में खड़े हो जाते थे। फिर भी शाह फैसल सऊदी अरब को छोटे छोटे कामों से तरक्की देता रहा, जैसा कि टेलीविज़न स्टेशन उसने बहरहाल कायम किया और ख़वातीन की तालीमात, उनकी नौकरी को उसने जारी रखा और इस तरह के दूसरे काम भी किए। लेकिन जब शाह फैसल उलेमा से बचता बचाता ये इक़दाम कर रहा था तो उसी वक्त कुछ सोशलिस्ट इनकलाबी खामोशी से उसी की फ़ौज को साथ मिलाकर उसी का तख्ता उलटने की प्लानिंग कर रहे थे। कैसे? 1969 में सऊदी अरब के कुछ फौजी अफसरान ने शाह फैसल का तख्ता उलटने का मंसूबा बना लिया। ये लोग सऊदी अरब में जमाल अब्दुल नासिर के सोशलिस्ट इनकलाब से मुतासिर थे और सऊदी अरब में भी बादशाहत का खात्मा करके मिस्र ही की तारीख दोहराना चाहते थे। हो सकता है ये लोग कामयाब हो जाते, लेकिन हुआ ये कि इनकी प्लानिंग अमल में लाने से पहले ही नाकाम हो गई। शाह फैसल ने बगावत का इल्म होते ही कार्रवाई की। इस कार्रवाई में सऊदी फौज के 28 लेफ्टिनेंट कर्नल, 30 मेजर और 200 दूसरे फौजी अहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन दोस्तों, इस साजिश की जड़ें सिर्फ फौज में नहीं थीं, बल्कि आवाम के भी बहुत से तबके और दूसरे मुल्कों में पढ़ने वाले कई सऊदी स्टूडेंट भी इस साजिश का हिस्सा थे। तो साजिशी लोगों के बाद इनके हमदर्दों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गईं। सऊदी अरब के 2000 स्टूडेंट जो दूसरे मुल्कों में तालीम हासिल कर रहे थे, उन्हें भी मुख्तलिफ बहानों से वापस सऊदी अरब बुलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। इस साजिश में शामिल कई लोगों को तो सजाए मौत दे दी गई, जिनमें 2 कर्नल भी शामिल थे। यूँ शाह फैसल इक़्तिदार पर अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, शाह फैसल ने अपने पहले चैलेंज को इस तरह कामयाबी से पूरा किया, यानी उलेमा से लड़ाई भी नहीं की और धीरे धीरे अपने रिफॉर्म जारी भी किए। दूसरी तरफ उसने सोशलिस्ट को पूरी तरह कुचल कर रख दिया और आले सऊद को सबसे ताकतवर उस वक्त के इनकलाब से बचा भी लिया। अब शाह फैसल के सामने दूसरा चैलेंज था यमन की खाना जंगी। यमन की ये खाना जंगी शाह फैसल के बादशाह बनने से 2 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, जब वो वली-ए-अहद था और इफेक्टेड हुक्मरान भी वही था। सारे इख्तियारात उसी के पास थे। ये मामला उस वक्त ज़्यादा गंभीर हो गया जब मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने यमन की मदद के लिए 70,000 मिस्री फौजी यमन में उतार दिए। यमन में मिस्री एयरफोर्स भी तैनात कर दी गई थी, जिसके तैयारे सऊदी अरब के सरहदी इलाकों में बमबारी करने लगे थे। तो ये वो मामला था जिससे शाह फैसल को डील करना था।
اور اس نے اس خطرے سے نپٹنے کے لیے طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا۔ اس نے سعودی فوج کو میدان میں اتار دیا۔ شاہ فیصل نے مصر سے عارضی طور پر سفارتی تعلقات بھی ختم کر دیے۔ اس کشیدگی کے حالات میں یوں لگتا تھا کہ سعودی عرب اور مصر میں ایک جنگ چھڑ جائے گی، لیکن اس موقع پر امریکہ نے سعودی عرب کی بھرپور مدد کی۔ آپ جانتے ہیں دوستو کہ سعودی عرب نے 1945 میں الدھران کی ایئر فیلڈ امریکہ کو دی تھی۔ اس دور سے امریکی طیارے الدھران میں موجود تھے۔ ان امریکی طیاروں نے یمن کی سرحد کے ساتھ پیٹرولنگ کر کے سعودی ایئر فیلڈ کی حفاظت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ امریکی حکومت نے شاہ فیصل کی درخواست پر کئی مزید لڑاکا طیارے اور بحری جنگی جہاز بھی سعودی عرب بھیج دیے۔ امریکہ نے سعودی علاقے نجران میں ایئر ڈیفنس سسٹم بھی نصب کرنے کی حامی بھر لی۔ 1963 میں جدہ کے قریب امریکی اور سعودی پیرا ٹروپس نے مشقیں کر کے طاقت کا مظاہرہ بھی شروع کر دیا۔ امریکہ کی ان کارروائیوں سے جمال عبد الناصر کو یہ پیغام مل گیا تھا کہ اس کی سعودی عرب میں مداخلت اسے بھاری بھی پڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مصر نے کچھ قدم پیچھے ہٹائے اور دونوں ملکوں میں جو جنگ کی نوبت آنے والی تھی وہ نہیں آئی۔ پھر یہ ہوا کہ 1963 میں یعنی یمن کی خانہ جنگی شروع ہونے کے ایک برس بعد مصر اور سعودی عرب کی توجہ یمن سے ہٹنے لگی۔ اس کی وجہ تھی دونوں ملکوں یعنی پوری عرب دنیا کا کھلا دشمن اسرائیل۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے قیام کو عربوں نے پہلے دن سے قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک، لیکن عربوں کی شدید مخالفت کے باوجود اسرائیل 1948 میں قائم ہو چکا تھا، اور تب بھی عربوں کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ اسرائیل کا رقبہ ان کے مقابلے بہت ہی چھوٹا تھا، اور بیت المقدس عربوں کے کئی اہم علاقے ابھی تک اسرائیل کے پاس نہیں تھے۔ بیت المقدس اور مغربی کنارے پر اردن کا کنٹرول تھا اور غزہ پر مصر کا۔ اپنے چھوٹے رقبے کو کچھ اور پھیلانے کے لیے اسرائیل اس وقت مسلسل ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، جیسا کہ 1956 میں اس نے مصر کے صحرائے سینا اور سوئس کینال پر قبضے کی کوششیں کی تھیں، جو کہ ناکام ہو گئی تھی۔ اسی طرح چونکہ اسرائیل کی زمین بہت ہی بنجر تھی، جہاں پانی نہ ہونے کے برابر تھا، اور آج بھی یہی صورتحال ہے، اس لیے اسرائیل کا ایک خفیہ منصوبہ تھا کہ وہ شام، اسرائیل، فلسطین اور اردن کو سیراب کرنے والے دریائے اردن کا رخ موڑ کر ڈاؤن اسٹریم کا پانی روک دے گا اور اپنے پاس ذخیرہ کر لے گا۔ 1963 میں اس نے پانی کی موڑنے کی اس پلاننگ پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس دریا کا رخ موڑنے کا نتیجہ خاص طور پر شام اور اردن کے لیے زراعت کی تباہی کی شکل میں نکلتا تھا۔ اسرائیل کی اس پلاننگ نے شاہ فیصل اور مصری صدر جمال عبد الناصر دونوں کو پریشان کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ یمن میں ایک دوسرے کے گریبان چھوڑ کر اپنے مشترکہ دشمن اسرائیل سے نپٹنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ دونوں میں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن جب 1964 کے آخر میں جب شاہ فیصل بن عبد العزیز بادشاہ بن گیا تو مصر اور سعودی عرب اور قریب آ گئے اور بھائی بھائی بن گئے۔ وہ اس طرح کہ اگست 1965 میں جمال عبد الناصر جدہ آیا اور شاہ فیصل سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے نتیجے میں ایک معاہدہ طے پایا، جس کے نتیجے میں مصر نے یمن سے اپنی فوج ہٹانے کا وعدہ کر لیا۔ دوسری طرف شاہ فیصل نے بھی یقین دلایا کہ وہ یمن کی سابق شاہ اور اس کی فورس کی مدد کرنا بند کر دے گا۔ یوں مصر اور سعودی عرب یمن کی خانہ جنگی سے باہر نکل آئے۔ جنگ کے جو بادل ان خطوں پر چھائے ہوئے تھے وہ کچھ دیر کے لیے چھٹ گئے۔ دوستو، آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ مصری فوج اس معاہدے کے بعد یمن میں کچھ عرصہ اور رہی۔ یمن کی خانہ جنگی 1970 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں شمالی عرب جمہوریہ کو فتح ملی اور بادشاہت کے حامی ہار گئے تھے، لیکن اس سارے معاملے سے سعودی عرب کو پھر کوئی پریشان نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا بارڈر محفوظ ہو چکا تھا۔ مصری فوج خانہ جنگی ختم ہونے سے پہلے ہی یمن خالی کر کے جا چکی تھی۔ یوں دوستو، 1965 میں شاہ فیصل نے عبد الناصر سے معاہدہ کر کے یمن کی خانہ جنگی سے اپنی جان چھڑا لی، یعنی اپنا دوسرا چیلنج بھی کامیابی سے پورا کر لیا تھا۔ لیکن اب تیسرا چیلنج سامنے تھا، اور یہ چیلنج پہلے دو چیلنج سے زیادہ پیچیدہ تھا، یعنی اسرائیل کا چیلنج۔ 1965 کے جدہ معاہدے کے صرف 2 برس بعد ہی یہ چیلنج اپنے تمام تر خطرات کے ساتھ حقیقت بن کر عربوں کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔
क्योंकि इसराइल ने अपने तमाम हमसाया अरब ममालिक पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। जंग शुरू हो चुकी थी। 5 जून 1967 को इसराइल ने पहले मिस्र पर और उसके बाद शाम और उर्दन पर हमला कर दिया था। इसराइल का हमला इतना अचानक था कि मिस्र, शाम और उर्दन की फौजें मिलकर भी अपने दुश्मन यहूदी रियासत इसराइल के सामने नहीं ठहर सकी। इसराइल ने 6 रोज के अंदर मिस्र के अंडर कंट्रोल गजा और सहराए सीना, फिर उर्दन के कंट्रोल वाले बैतुल मुकद्दस और शाम के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। अगरचे ये लड़ाई सऊदी अरब की सरहदों से बहुत दूर जारी थी, लेकिन इसराइल की इस अचानक हमले के जवाब में शाह फैसल खामोश न रह सका, खास तौर पर उस वक्त जब जंग के दौरान इसराइल ने उर्दन पर भी हमला कर दिया। फौजी लिहाज से शाह फैसल ये समझता था कि उर्दन का इलाका सऊदी अरब और इसराइल के बीच एक बफर जोन है, लिहाजा इस बफर जोन की हिफाजत बहुत ज़रूरी थी ताकि इसराइल को सऊदी अरब के बॉर्डर से जितना हो सके उतना दूर रखा जा सके। इसलिए शाह फैसल ने 3000 सऊदी फौजी उर्दन भेज दिए। दिलचस्प बात यह है कि उर्दन वही मुल्क था जिसमें उस हाशमी ख़ानदान की हुकूमत थी जिसने शाह फैसल की माजी में दुश्मनी थी। शाह फैसल के दौर में उर्दन पर बादशाह शाह हुसैन बिन तल्लाल की हुकूमत थी, जो शरीफ मक्का हुसैन बिन अली का परपोता था। शरीफ मक्का से ही शाह फैसल और उसके वालिद ने हिजाज का ये इलाका छीना था, लेकिन अब सियासी मामलों की वजह शाह फैसल अब उसी की मदद के लिए फौज भेज रहा था। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि सियासी मुल्की मफादात में कोई बहुत देर तक किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं रहता, सिर्फ अपने मफादात की अहमियत होती है, जज्बात की बिल्कुल नहीं। तो शाह फैसल ने उर्दन में जो सऊदी फौजी भेजे थे उन्हें उर्दन के दारुल हुकूमत उस्मान में करीब तैनात कर दिया गया था। इस तैनाती का मकसद ये था कि अगर इसराइल फौज उस्मान पर हमला करे तो उसका मुकाबला किया जा सके, लेकिन हुआ ये कि इसराइल ने उस्मान पर हमले ही नहीं किया। उसने उर्दन से बैतुल मुकद्दस, मगरिबी किनारा और कुछ दूसरे इलाके छीनने के बाद पेशकदमी रोक दी। इस तरह सऊदी फोर्सेस और इसराइल में लड़ाई की नौबत नहीं आ सकी। दोस्तों, भले ही इसराइल ने ओमान या उर्दन पर कब्जा नहीं किया, लेकिन इस जंग में उसने अरबों की ताकत पर एक कारी ज़र्ब लगाई थी। इस लड़ाई में इसराइल के लगभग 1000 के करीब फौजी मारे गए थे, जबकि इसके मुकाबले में अरबों का जानी नुकसान 20,000 से भी ज़्यादा था। फिर इसराइल ने अरबों से इतना इलाका छीन लिया था जो उसके पहले रकबे से 3.5 गुना बड़ा था। दोस्तों, इस जंग के मुतालिक आपको एक फैक्ट और बताते हैं, वो ये कि इस जंग के दौरान अरब ममालिक ने अमेरिका का तेल रोकने की भी कोशिश की थी। सऊदी समेत कई अरब ममालिक ने अमेरिका पर ऑयल एम्बार्गो लगाया था, लेकिन इस ऑयल एम्बार्गो में एक मसला था। वो ये था कि ये एम्बार्गो बिना स्ट्रेटजी के लगाया गया था, इसलिए ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ। तेल की पाबंदी के बावजूद अमेरिका और उसके इत्तेहादी को इंटरनेशनल मार्केट से तेल की सप्लाई जारी थी, जिससे अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता रहा और अरबों को 1967 की जंग में बुरी तरह शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अरबों के लिए 67 की शिकस्त कोई ऐसा वाक़या नहीं था कि उसे आसानी से भुला दिया जाए। इस लड़ाई के बाद जहां इसराइल में फतेह का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं अरब घरानों में मातम हो रहा था। हर जगह से इंतकाम की आवाज़ें आ रही थीं। शाह फैसल भी इंतकाम लेना चाहता था, लेकिन जज्बाती होकर नहीं, बल्कि एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ। शाह फैसल के बारे में आप हमारी पहली किस्त में भी देख चुके हैं कि वो एक कामयाब कमांडर जंगजू भी था। एक जंगजू कमांडर होने के नाते शाह फैसल इस शिकस्त से बहुत दुखी हुआ। कहते हैं 1967 की इस शिकस्त के बाद किसी ने उसे हंसते हुए नहीं देखा था। उसका जहन हर वक्त इसराइल से मुकाबला करने की तरकीबें सोचता रहता था। अब इसराइल से उसकी एक खुली दुश्मनी का आगाज हो चुका था। शाह फैसल ने अपनी जिंदगी के 2 बड़े चैलेंज तो पार कर लिए थे, यानी उलेमा और इनकलाबियों से डील और यमन की खाना जंगी से छुटकारा। लेकिन 2 चैलेंज अभी और बाकी थे, यानी इसराइल के बढ़ते कदम रोकना और मुस्लिम दुनिया को एक पटरी पर लाकर एक इस्लामी ब्लॉक बनाना। ये तो चौथा चैलेंज ज़्यादा गंभीर था, क्योंकि मुसलमान ममालिक
खास तौर पर अरब ममालिक तो 6 दिन की अरब इसराइल जंग में शिकस्त के बाद मायूसी की गहराइयों में गिर चुके थे। इन ममालिक को मायूसी से निकालकर फिर से पुरजोश करना, एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना शाह फैसल के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। वो इस चैलेंज पर सोच ही रहा था कि मुसलमानों के तीसरे मुकद्दस मुकाम यानी बैतुल मुकद्दस में एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसने इस पूरे मामले को ही बदल कर रख दिया। ये वाकया क्या था? बैतुल मुकद्दस में आखिर हुआ क्या था? शाह फैसल ने अमरीकी हुकूमत को आखिर क्या धमकी दी थी? पाकिस्तान में शाह फैसल समेत दुनिया भर के बड़े बड़े मुस्लिम लीडर क्यों जमा हुए थे? शाह फैसल अमेरिका को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर किया था? और शाह फैसल को किसने और क्यों कत्ल किया था? ये सब हम आपको दिखाएंगे शाह फैसल की दास्तान की अगली और आखिरी किस्त में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।